It can have positive as well as negative value. R का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। कुछ पॉइंट्स है जो हम R के लिए लिख रहे हैं। देखो सेकेंड पॉइंट, इट इज मैक्सिमम एट ओरिजिन फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में हम देखेंगे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी न्यूक्लियस होता है, वो ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? एंड इन केस ऑफ पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिटल। मैं एक बार रफली ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। न्यूक्लियस ये p ऑर्बिटल हो, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम इन टू लूप्स अराउंड द न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना। d की बात करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 लूप्स हो जाएंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट s ऑर्बिटल, न्यूक्लियस एंड देन ऑर्बिटल, so nucleus is present inside the orbital for s subshell, s orbital. Clear? बट पीडीएफ में न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर नहीं है, इसलिए r एंड r स्क्वायर दिस डिनोट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यदि न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम हो। क्लियर? बट यदि हम बात करेंगे p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, इन दिस केस बेसिकली ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट, सॉरी न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिटल, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0। r is maximum for s at origin. Origin means nucleus. R is 0 at origin for pdf. Is that okay? Second point. सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. देखो नंबर ऑफ रेडियल नोट, नंबर ऑफ रेडियल नोट का जो फॉर्मूला है दैट इज n minus l minus 1. दिस इज द नंबर ऑफ रेडियल नोट. इट इज अ नंबर ऑफ टाइम्स r and r square. ये डिनोट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होंगे, इवन तीनों ही, मैं तीनों का ही लिख देता हूँ, r r स्क्वायर, number of times all three function, first function, second function and third function, number of times all three function becomes 0 between nucleus and infinity. Infinity means out of the atom. डेफिनेटली एटम के बाहर कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा हमें, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0, न्यूक्लियस पर एक्चुअल प्रोबेबिलिटी 0. ठीक है? So number of radial node is n minus l minus 1. Number of times for which all these three functions become 0 between origin and infinity. रेडियल नोड का मतलब ही यही है जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाए। यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो गई तो r स्क्वायर 0, r स्क्वायर 0 तो r 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा ना, और ये टर्म भी 0, 0 into something. All three become 0 when we have radial node. यदि बोला गया दो रेडियल नोड है, मतलब दो रेडियस के ऐसे वैल्यूज आ रहे होंगे जिसके लिए फंक्शन 0 हो रहे हो। ये पार्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है जब हम ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ इजीली हमें समझ में आने लगेंगे कि हमें ये समझ में आएगा।
इतना क्लियर है? ऋषिकेश, हितेश, अर्शिता? यस सर। यस सर। सर लास्ट सेकंड लाइन में ऑल की बात क्या है? ऑल थ्री फंक्शन, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑल थ्री फंक्शन ये लिखना है ना इतना पूरा, ऑल थ्री फंक्शन बिकम जीरो। सर ऑल second r square, third r square, 4 pi r square, all three function becomes zero. सर ऑल थ्री फंक्शन बिकम जीरो बिटवीन ओरिजिन एंड इंफिनिटी, मतलब ये थोड़ा सा, चलो इसके लिए वेट करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अभी के लिए पॉइंट लिख लो सिर्फ, आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट एग्जैक्टली व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ। चलो देखना, सुन लो एक मिनट, फिर कॉपी कर लेना। आर स्क्वायर इट कांट बी नेगेटिव, किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इन द सेम वे आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, जब आर स्क्वायर पॉजिटिव है, रेडियस तो पॉजिटिव होना ही है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक ही बात है ना, इट कैन नॉट बी नेगेटिव और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी एक चीज लिख सकते हो। इट इज मैक्सिमम एट ओरिजिन फॉर एस ऑर्बिटल, जैसा हमने यहाँ पे लिखा भी था, r in r square is maximum at origin for s subshell, s orbital. For PDF it is 0 at origin, yeah. But if we talk about last function, r square 4 pi r square function, it is always positive, at the same time 0 at origin for all SPDF. तो पहले दो से क्या डिफरेंस आ गया यहाँ पर, ये जो r था और r square था, ये मैक्सिमम हो रहे थे ओरिजिन पर, क्लियर, फॉर एस सबशेल। पीडीएफ के लिए तो जीरो थे, बट आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इज जीरो फॉर एस सबशेल आल्सो। क्यों जीरो होगा? दिस इज मैक्सिमम, बट ओरिजिन पे रेडियस तो जीरो है। मैक्सिमम इनटू रेडियस व्हिच इज जीरो एट ओरिजिन, जीरो इनटू मैक्सिमम इज जीरो। तो ये जो फंक्शन है, ये जो पार्ट है, इसे जीरो बना रहा है। और इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझे, क्या एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के अंदर होगा? डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कभी भी। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो एट ओरिजिन एट न्यूक्लियस, या इसलिए एक्चुअल प्रोबेबिलिटी तो जीरो आना ही। अब क्वेश्चन आता है फिर ये क्यों मैक्सिमम आ गए? ये मैक्सिमम इसलिए आ गए
बहुत ऑलमोस्ट 0.00000 कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाए, अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए। क्लियर? तो जो बहुत कम प्रोबेबिलिटी विच इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, हमने उस प्रोबेबिलिटी को क्या किया, डेंसिटी बनाने के लिए प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम कर दिया है। अब न्यूक्लियस का साइज इतना कम होता है, उसका वॉल्यूम इतना कम होता है कि ये है 10⁻⁻15 के ऑर्डर का, वॉल्यूम में जाता है -45 के ऑर्डर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऑलमोस्ट जीरो है, बट हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उससे भी छोटी क्वांटिटी हो रही है, इसलिए इस क्वांटिटी को बड़ा बन जाता है। क्लियर? सो कभी कभी अनस्टेबल न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे भी चला जाता है न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। सर जैसे आर स्क्वायर में अनस्टेबल जो एटम होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में चले जाता है, लेकिन वैसा आर स्क्वायर 4πr² में नहीं होता क्या? थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, देखो फिर से समझो। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी शुड बी जीरो टू फाइंड इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस, ये ट्रू है, ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉन विल नेवर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस, यदि न्यूक्लियस में चला गया तो एटम ही खत्म हो गया, सब कुछ न्यूक्लियस में ही हो गया। क्लियर? अब मैंने एक्सप्लेनेशन जो दिया था वो इस पॉइंट का दिया था, जब एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जीरो है तो फिर ये आर स्क्वायर विच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, ये जीरो क्यों नहीं है? तो आर एंड आर स्क्वायर जीरो क्यों नहीं है जब एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जीरो है? इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे दिया गया था, आर एंड आर स्क्वायर both have almost zero probability, मतलब not for S, for anything, almost have zero probability at the nucleus, but when we are dividing by the volume in order to find probability density, probability upon volume is probability density, तो जो हम probability के डिनोमिनेटर में वॉल्यूम रखेंगे, वॉल्यूम न्यूक्लियस का बहुत कम है, उससे भी कम हो जाता है, इसलिए वो बेसिकली कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आ जाता है। हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 10⁻⁻15 जिसको हम एक्चुअली जीरो ही लिख देते, बट सॉरी हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 10⁻⁻15 है, जिसको हम ऑलमोस्ट जीरो लिख देते हैं, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के कैलकुलेशन में हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना है, जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी सिग्निफिकेंट हो जाती है। क्लियर? यस सर। और अगेन अभी थोड़ा सा ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, पॉइंट लिखे इतना थोड़ा ध्यान रखना है, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा थोड़ा सा और बेटर समझ में आए, बस करता हूँ मैं ग्राफ। कॉपी कर लिया है सभी ने इतना? सर लास्ट लाइन बची, कर लो। और मैं तुम्हें बता भी देता हूँ ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं तुम्हें अपने लेक्चर नोट्स में। ये जो भी मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा 3 ग्राफ एक साथ होंगे, ये लेक्चर नोट्स हैं जैसे, तो इस पेज पे 1 2 3 1 2 3 ऐसे एक पेज पे शायद 3 या 4 ग्राफ आ सकते हैं, मतलब 4 3 12 और 3 3 9, बट वो तीनों ग्राफ एक ही केस के होंगे ना, और तुम ऐसे भी ड्रॉ करो तब भी कोई इशू नहीं है। 1 2 3 1 2 3, तो पहले मुझे देख लेना मैं बोर्ड पे कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ना। ये जो ग्राफ है थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, समझने का है। चलो पहले बोर्ड पे देखना फिर लास्ट में कॉपी करना। फर्स्ट लेट्स से वी आर ड्राइंग फॉर r square 4πr² for 1s orbital along x-axis radius, along y-axis radial wave function, radial probability density function, and the third is radial actual probability function.
1s के लिए फर्स्ट ग्राफ, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालो, n minus l minus 1, n is 1, l is 0 minus 1, 0 radial nodes are present in case of s orbital, clear? चलो 1s से 0 रेडियल नोड है, 0 रेडियल नोड का मतलब रहा ये एक भी बार ओरिजिन को टच नहीं करेगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी, मैक्सिमम से स्टार्ट करना है ए से। चलो मैं 2s का भी देख लेता हूँ, नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे 2s में, n minus l minus 1 में एक रेडियल नोड आएंगे, ये भी मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, क्लियर? दोनों ही मैक्सिमम से स्टार्ट होंगे ए से, 1s 2s। as you go away from the nucleus it decreases and tending to 0 at infinity। ओरिजिन और इंफिनिटी के बीच में एक भी बार जीरो टच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 0 रेडियल नोड है, 1 रेडियल नोड है। चलो इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये टच करेगा एक बार ओरिजिन 0 को, this radial wave function is 0 at this point, there is 1 radial node और वो 1 radial node इतना है, the distance of this radial node from origin is r, ये distance है न्यूक्लियस से, ये distance हो गया, then again tending to 0। सारे के सारे ग्राफ इंफिनिटी पे जाकर 0 को टेंड करेंगे, क्यों 0 को टेंड करेंगे? क्योंकि इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, दैट इज आउट ऑफ द एटम, टेंडिंग टू 0। क्लियर? 0 को टच नहीं किया है क्योंकि वो इनफाइनाइट, हमें नहीं पता आउट ऑफ द एटम कहाँ डिफाइन हो रहा है। अब आते हैं हम थर्ड ग्राफ पर, 3s का ग्राफ, n minus l minus 1, 2 रेडियल नोड, मैक्सिमम से स्टार्ट करो, एक बार 0 दो बार 0, 2 रेडियल नोड, so this denotes radial node, this denotes 2 रेडियल नोड। क्या ये तीनों ग्राफ समझ में आते हैं? अभी कॉपी मत करना, थोड़ा सा वेट कर लेना, कॉपी करते रहोगे तो बोलो, कुछ बोल रहे हो? एनी डाउट इन दिस 3 ग्राफ? अभी कॉपी मत करना ना, रुक जाना 2 मिनट, मैं टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, सुन लो। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है क्या एस ऑर्बिटल है? यस, एस ऑर्बिटल है। स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, कुछ मैक्सिमम यहाँ पर ना, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होंगे, इसके बजाय पी डी एफ होता तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते। सेकंड, हमें काउंट करना है कितने रेडियल नोड्स हैं, 0 रेडियल नोड, 1 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड। वी हैव फॉर्मूला फॉर द रेडियल नोड n minus l minus 1। इसमें 0 रेडियल नोड है, टेंडिंग टू 0, एक भी बार ओरिजिन को टच नहीं, इस एक्सिस को टच नहीं किया। 1 रेडियल नोड, एक बार इसको टच किया, क्या रेडियल वेव फंक्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है? यस। जहां पे 0 को टच करेगा उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये कुछ हो जाएगा। कितने रेडियल नोड है? 2 रेडियल नोड, 1 एंड 2, नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव। 3 रेडियल नोड होते तो वापस से नीचे, 4 होते तो वापस से ऊपर। तो ऐसे हम सेम वे में किसी का भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1s 2s 3s 4s 100s 200s। इज दैट ओके नाउ? क्या अभी इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अब मैं आता हूँ सेकंड ग्राफ पर। Says you are not audible, please type in chat box। चलो अब आते हैं हम सेकंड ग्राफ पर, आर स्क्वायर वर्सेस रेडियस, मैक्सिमम मैक्सिमम टेंडिंग टू डिक्रीजेस, आर स्क्वायर आल्सो डिक्रीजेस, तो ये ग्राफ भी सिमिलर वे में आ गया। अब आते हैं थर्ड ग्राफ पर। थर्ड ग्राफ में फॉर द 1s, ये तीनों ही 1s के हैं ना, 1s के लिए ऑल द ग्राफ, एवरी ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन r स्क्वायर 4 pi स्क्वायर मैक्सिमम देन टेंडिंग टू 0। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमें पता है 0, इंफिनिटी पे 0, हर जगह 0 हो जाए, क्या इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं होगा? डेफिनेटली पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। अब क्वेश्चन आता है ये ऐसा ही ग्राफ क्यों होगा? व्हाई इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन? तो इसको श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव किया गया है और ये ऐसा आता है, तो कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, ऐसा होता ही। तो ये हो गया 1s के लिए तीनों ग्राफ। अब आते हैं हम इस ग्राफ पर, ये स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम से, ये भी मैक्सिमम से स्टार्ट करो। जहां जिस पॉइंट पर ये ग्राफ 0 होगा डेफिनेटली ये भी 0 होगा, 0
negative part will convert into positive one. Second graph and third graph cannot have negative value. स्क्वायर है किसी का, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकते, या तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया. वेदांत प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया. -1 + 1 -2 + 4 -3 + 9. तो उसका स्क्वायर करते चले गए. Then tending to 0, this is also tending to 0. सारे ग्राफ इंफिनिटी पे टेंडिंग टू 0 होंगे. टेंडिंग टू 0 मैंने 0 को टच नहीं किया है. थर्ड ग्राफ पे आते हैं. ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा. 1 रेडियल नोड एंड देन टेंडिंग टू 0. ओरिजिन और इंफिनिटी के बीच में एक ही रेडियल नोड है, ये वाला पॉइंट. इसको रेडियल नोड में काउंट नहीं करेंगे ना ओरिजिन को. तो 1 रेडियल नोड, 1 रेडियल नोड, 1 रेडियल नोड, तीनों में रेडियल नोड को डेनोट कर दिया. क्लियर? सेम लॉजिक पे हम थर्ड ग्राफ ड्रॉ करें. स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम, एक रेडियल नोड, सेकंड रेडियल नोड, टेंडिंग टू 0. क्लियर? स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, 1 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड, टेंडिंग टू 0. सो एक भी रेडियल नोड नहीं है यहाँ पर. एक रेडियल नोड ये पॉइंट डिनोट कर रहा है. देयर आर 2 रेडियल नोड, 1 2 1 2. स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, लास्ट ग्राफ. क्या लॉजिकली अभी समझ में आ रहा है क्या हुआ इन ग्राफ में? किसी को डाउट है तो क्लियर करो अभी. थोड़ा थोड़ा सर क्लियर है सर सबसे लास्ट वाला. अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन पहले बताया तो सेकंड ग्राफ में पीक वैल्यू डिक्रीज होती है एंड इन द लास्ट ग्राफ पीक वैल्यू इंक्रीजेस. यहाँ पे जो पीक वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर पीक वैल्यू डिक्रीज हो रही है. ये भी हमें ध्यान रखना है ना. ये जो अप डाउन हो रहे हैं ना, ये डिक्रीज होते जा रहा है, ये यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा. एक 2 मिनट लो, ड्रॉ करने की कोशिश, मतलब ड्रॉ करो और थोड़ा सा जो एक बार समझने की भी कोशिश करो कि क्या हुआ है, फिर डाउट पूछो मुझसे. थोड़ा सा थॉट दोगे तब थोड़ा क्लियर होगी ना पिक्चर की क्या किया गया है. और इस पे बेस्ड फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं जेई. मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट यदि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे वो 2 साल में एक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस ग्राफ का यूज जरूर करते हैं. 2018 या 17 में 3 क्वेश्चन आए थे एटॉमिक से, और तीनों एक्चुअली वो पैसेज टाइप में थे और उसमें ग्राफ का यूज किया गया था. मेंस या फिर एडवांस में? एडवांस में. मेंस में पैसेज नहीं आता. मैंने मेंस बोल दिया था क्या? नो सर आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था. एडवांस बोला था. मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ बुकलेट में को कि कौन सा क्वेश्चन था, ये भी बताता हूँ. बुकलेट में होगा वो क्वेश्चन. एज इट इज आया था. अरे एज इट इज क्या मतलब, मैंने क्वेश्चन थोड़ी बताया. ये तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था. आईआईटी में एज इट इज क्वेश्चन तो मतलब मैं बोलूंगा ही नहीं कि मैंने 2 साल में तुम्हें जितना पढ़ा एज इट इज कोई क्वेश्चन आ गया. हाँ, बट ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा हो. जितने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन आएंगे, बट एज इट इज क्वेश्चन में एक भी नहीं बोलूंगा ना. बुकलेट में पेज नंबर 61 पे देख सकते हो तुम. जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन. सर पेज नंबर वापस बताओ. 61. 61. सर फिर ऐसे ही सेम हम लोग 2p 3d और इन सब का भी तो ग्राफ बना सकते 60 पे हैं. सर. हाँ, और हम वो ड्रॉ करने वाले हैं. अभी तो मैंने 3 ग्राफ ड्रॉ किए, मैं और भी 3 ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ. अभी तो एज का ही एक्सप्लेनेशन दिया है. 1s 2s 3s. इसके बाद तुम 4s के लिए जैसे 2 रेडियल नोड है 3 बना सकते हो. सिमिलर वे में तुम आगे जा सकते हो. इसके लिए मैं पीडीएफ भी बना सकता हूँ. I will take attendance after 8:30 और मैं भी 8:35 आफ्टर. तो ध्यान रखना, जो भी चला जाएगा मीटिंग छोड़ के तो उसकी एब्सेंट लग जाएगी. अच्छा,
अभी 2-3 दिन से हमने स्पेशली MA-MB बैच में एक और नया एक्चुअली कोटा बात हो रही थी, तो कोटा से एक और इनपुट ये आया था मीटिंग में। जनरली कुछ सेंटर्स पर, मतलब सारे सेंटर्स की मीटिंग थी, तो कुछ सेंटर्स पे वीडियो बच्चों का ऑन रखा जा रहा है, वो जस्ट मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। यदि बच्चे वीडियो ऑन रखते तो हमें भी थोड़ा सा बेटर इंटरेक्टिव फील होता है। एट द सेम टाइम कंपलसरी उन्हें एक प्रॉपर बेंच, मतलब चेयर पे बैठा होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल या कुछ भी टैब लेकर कहीं भी बिस्तर पे लेट के लेक्चर देख रहे हैं, बीच में उठ के कहीं चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो मेडिकल बैच में हमने फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस 2 दिन से चालू किया और काफी अच्छा उसका फीडबैक है। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे लिए भी वो रहेगा। वीडियो यू नीड टू मेक योर वीडियो ऑन, बट ऑन म्यूट मोड। मैं जब भी बोल रहा हूँ तुम अनम्यूट कर सकते हो, बट वीडियो ऑन रखना है। ऐसा कितने लोग मतलब सही रहेगा, क्या लगता है तुम्हें? मतलब डेफिनेटली हमें काफी बेटर फीलिंग देगा कि हम बच्चों को देख भी पा रहे हैं, एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं। डेफिनेटली सर, चलेगा। तो अच्छी बात है। तो ग्रुप पे इन्फॉर्म किया जाएगा। सो बी इन कंफर्टेबल पोजीशन। वैसे तो कंफर्टेबल ही होंगे, तुम जैसा बताया गया है, तुम प्रॉपर बेंच वगैरह पे बैठ के ही लेक्चर देख रहे होंगे। नहीं देख रहे हो तो तुम डेफिनेटली मतलब सिंसियर उतने नहीं हो। और कुछ सेंटर्स पे, जहाँ पे सेंटर से लेक्चर हो रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगा दी जिसपे वो बच्चों का डिस्प्ले होता है। हालांकि जैसे लैपटॉप पे भी एक साथ आई थिंक 15 या 18 स्टूडेंट का डिस्प्ले हो जाता है, बट उस बड़ी स्क्रीन पे सारे बच्चों का 100 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट है, सभी का एक साथ डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, इस संडे को कोई टेस्ट है नाम से तुम्हारा? यस सर, पीसीएम। सब्जेक्ट का जेई एडवांस पैटर्न। सर जे एडवांस पैटर्न पे ना, तीनों सब्जेक्ट का। हाँ सर। और मेरा सिलेबस तो क्लियर है ही, कुछ ज्यादा बताना ही नहीं है। कितना हुआ है अब तक, एक ही चैप्टर हुआ है हमारा। एटॉमिक। डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी मोर फ्रॉम द लास्ट पार्ट। वेव मैकेनिकल मॉडल होंगे पूरे चैप्टर से, बट वेव मैकेनिकल मॉडल से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। और ध्यान रखना, एडवांस पैटर्न का है तो पेपर कितना भी इजी हो, इजी तो होता ही नहीं है एडवांस, थोड़ा सा हमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और एग्जाम में तुम्हें इस चीजों पे फोकस करना है। हमें 100% अटेम्प्ट करने पे नहीं जाना है। जो क्वेश्चन हमें आता है, एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यू वोंट गेट मार्क्स अराउंड 70, 80, 90%, ऐसे मार्क्स नहीं आएंगे इन जनरल। एक एवरेज बताओ, ऐसा नहीं कि हाईएस्ट नहीं जाते, हाईएस्ट उतने जा सकते, बट ऑन एन एवरेज जो मार्क्स आते हैं हमारे, वो 30 से 60% के रेंज के बीच में आते हैं। तो जितना हमें आ रहा है उसी पे फोकस करके हमें आगे करना है। तो ये टेस्ट बजाय टेस्ट के तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट चेक करने के लिए भी, आई थिंक फर्स्ट टेस्ट है तुम्हारा 6 आवर का ना, एडवांस पैटर्न पर। यस सर। एक बार मैथ्स का हुआ था सर। एक बार मैथ्स का हुआ था। कंप्लीट सिर्फ फुल maths का। टेस्ट। चलो मैं 2P वगैरह के लिए भी ड्रॉ कर देता हूँ। P n minus L minus 1. There is one radial node in 3P. So N3L1 minus 1. One radial node. Now all curve for PDNF starts from origin. सारे के सारे origin से start होंगे. Increases then tending to 0. One radial node. ये radial node आ गया. Start from origin. It cannot be negative. So tending to 0. One radial node, then tending to 0. So last two graph में जो difference आया, increases, decreases. Peak value is decreasing, peak value is increasing. Clear? It can have both negative and positive. Just a minute. एक minute. It can have both positive as well as negative value. It cannot have negative value. This two curve. Here one radial node, ये increase हुआ, one radial node, then tending to 0. So between origin and infinity we have one radial node. So
बोलो अब क्या बोल रहे हो? सर ओरिजिन से क्यों स्टार्ट करते हैं इस वाले में? क्योंकि इसमें ऑर्बिटल न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो ऑर्बिटल के बाहर होता है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिटल। एस के केस में न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट, बट पी डी एंड एफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्बिटल, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी जीरो होती है इलेक्ट्रॉन के होने की। ओके सर। सर 2p का क्यों नहीं निकाला? निकाल सकते हो, मतलब जस्ट मैंने रैंडमली एक 3p ले लिया, मैं 3p 3d एंड 3s जस्ट एक कंपैरिजन होता था, इसलिए 2p का भी कर देता हूँ। चलो मैं ड्रॉ यहाँ पे 2p का कर देता हूँ। हमें लॉजिक मेनली समझना है, बाकी तो फिर हम कोई सा भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। L minus L minus 1, 0 radial node. All graphs start from origin, 0 radial node. All three graphs are similar, not same, similar. So 0 radial node, 0 radial node, 0 radial node. अब इसमें वो भी कंपैरिजन भी नहीं होगा, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, क्योंकि एक ही हमारे पास पीक आया है ना, एक ही मैक्सिमा आया है। यहाँ पर ओके सर। दो मैक्सिमा थे, इसलिए कंपेयर कर पा रहे थे कि मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। इज दैट ओके नाउ? यस सर। चलो 3D का तुम ड्रॉ करके बताओ मुझे विद द सेम लॉजिक। ड्रॉ ग्राफ फॉर 3D। सो वैसे एडवांस पैटर्न वाला एग्जाम अराउंड कितने मार्क्स का होगा? यार मार्क्स एक्चुअली एडवांस में भी फिक्स नहीं होते हैं, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस रखे जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। पेपर पे वर्क किया जा रहा है, मुझे पैटर्न, मतलब मैंने केमिस्ट्री का पेपर अभी नहीं बनाया, मैं मोस्ट प्रोबेबली आज और कल में ही उसे प्रिपेयर करूंगा। ऐसा है केमिस्ट्री का पेपर, तो जब मैंने पैटर्न नहीं देखा भी क्या डिसाइड हुआ है, तो वो जो पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग मार्क्स डिसाइड होते हैं, बट इट विल बी अराउंड 350 to 450, नॉट फिक्स, जैसे आईआईटी में भी कभी फिक्स नहीं होता। तो 350 से 450 के बीच में पॉसिबल है। इवन मैं बताता हूँ तुम्हें, जब मैंने जेई का एग्जाम दिया था 2006 में, तब जो जेई का एग्जाम फर्स्ट टाइम थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था। फर्स्ट टाइम ये सारे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए थे मैट्रिक्स में, पैसेज टाइप, और आईआईटी कभी ऐसा प्री अनाउंसमेंट भी नहीं करता है कि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब हमारे लिए तो 100% कंप्लीटली सरप्राइज थे कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, वहाँ पे मैट्रिक्स में आने लग गए, मैट्रिक्स में के साथ पैसेज टाइप, इंटीजर टाइप, मतलब ये सब कुछ नया था 2006 में जब मैंने एग्जाम दिया था। और उस टाइम एग्जाम था 582 मार्क्स का, मतलब 582 मार्क्स, तो वो भी एक रेंडम था। पहले मार्क्स, अच्छा उसके पहले 2005 में जो आईआईटी का एग्जाम था वो था 180 मार्क्स का। कहाँ 180 और कहाँ पर 550, एक मिनट एग्जैक्टली बताता हूँ, 184 into 3, 18 3 54, 552 मार्क्स का था, 184 184 184। तो बहुत रेंडम सी चीजें होती हैं जेई में। एट द एंड हमें ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट वही होंगे जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, एग्जाम पैटर्न कुछ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम वहाँ क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें और आगे सॉल्व करें। इस बार जैसे जेई के एग्जाम में पैसेज और मैट्रिक्स क्वेश्चन ही नहीं आए थे, इंटीजर टाइप मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी सारे आ गए, तो वो तो हर बार कुछ न कुछ वो सरप्राइज रहता ही है आईआईटी के एग्जाम में। वही आईआईटी की एक अच्छी भी बात है, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है कि कैसा पैटर्न होगा, कैसा एग्जाम होगा, टफ होगा या बहुत टफ होगा। और टफ का मतलब सिर्फ ये कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डेप्थ में जाके वो क्वेश्चन पूछते हैं, और टफ है तो सबके लिए। जैसा तुम्हें बताया, इस बार 127 मार्क्स पे आईआईटी में एडमिशन मिला है आउट ऑफ 400 मार्क्स, 396 मार्क्स, मतलब 127 कितने मार्क्स हो गए। आईआईटी में एडमिशन मिला, रैंक का नहीं बोलो, रैंक तो 100 मार्क्स पे भी आ गया है ओपन कैटेगरी। तो 25-26% पे आईआईटी में एडमिशन मिला है। मैटर ये नहीं करता है कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, मैटर ये करता है हम जितना भी पढ़े अच्छे से पढ़ें। कुछ भी वहां पे हमने 50% भी अच्छे से अटेम्प्ट किया तो शायद टफ पेपर में अच्छा कर पाए। लास्ट ईयर कट ऑफ था 50%, 45% कह रहा हूँ, इस बार 25%। जनरली पिछले 7-8 सालों से 50-55% के आसपास रह रहा है, इस बार काफी कम चला गया। सर हमारा संडे को 3 घंटे के 2 पेपर होंगे क्या? 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे, 9 to 12, 2 to 5।
ये रफली टाइमिंग होगा, वो ग्रुप पे और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इट मे बी 9:30 टू 12:30, बस आधे घंटे आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर? मैंने एक्चुअली वो ग्रुप पे कुछ आया होगा टीचर्स का जो ग्रुप है कि क्या पैटर्न है क्या नहीं, मैंने देखा भी होगा, मुझे ध्यान नहीं है अभी, तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ना। बट 9 to 12, 2 to 5 रफली तुम ये एज्यूम करके चलो, जो IIT एडवांस का एक्चुअल टाइमिंग होता है। सर 3D का भी रेडियल नोट 0 ही आ रहा है। 0 ही है सर। 0 ही आना है, n-l-1 0। तो 3D और 2P बोथ ग्राफ आर आइडेंटिकल, सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर। 3D का ग्राफ भी एग्जैक्टली सिमिलर वे में ही आ जाएगा। और इफ यू वांट टू ड्रॉ 4D, इसमें एक रेडियल नोड आएगा, एक रेडियल नोड आएगा तो उसका ग्राफ आ जाएगा 3P जैसा, सिमिलर टू 3P 4D का ग्राफ। 5D का ग्राफ, दो रेडियल नोड आएंगे 5D में, तो 1 2 टेंडिंग टू 0, 1 2 टेंडिंग टू 0, 1 पीक वैल्यू इंक्रीजेस, 2 टेंडिंग टू 0। क्या लॉजिकली अभी समझ में आ रहा है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किए हैं? यस सर। चलो हम वही IIT वाला क्वेश्चन करते हैं ना। बस S का ही ग्राफ ऊपर से शुरू होता है ना, बाकी सब तो ओरिजिन से शुरू बस। होते हैं। बस एस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, वो भी सिर्फ दो केसेस में, r/r²। उसका भी थर्ड जो ग्राफ है ना, r² 4πr², वो भी नीचे से स्टार्ट होगा। ऑल द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एक्सेप्ट r and r² फॉर s सबशेल, s ऑर्बिटल। बट बाय चांस होता यह है कि काफी बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो उसी से आए हैं, तो इसलिए हमें वो ध्यान रखना पड़ता है। इवन तुम क्वेश्चन नंबर ये देखोगे ना, पेज नंबर 61 पे, उसमें भी एस का ही दे रखा है, इसलिए हमें वो, मैंने 3 केसेस उसके कराए, मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्वेश्चन वहां से बने। ग्राफ वाला पार्ट वैसे इजी है सर। तुम एक पेज पहले देखोगे, पेज नंबर 60 पर 2016 में, उसके एक साल पहले भी ग्राफ पे क्वेश्चन था, दिख रहा है? 17 क्वेश्चन, पेज नंबर 60। हाँ सर। चलो पहले तो क्वेश्चन नंबर 17 करो। क्वेश्चन नंबर 17, देन पैसेज पाएंगे क्वेश्चन नंबर 19, 20। ये चारों क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं क्लास में, तो एटलीस्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं उस पर काफी कुछ समझ में आएगा कि कैसे हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 17। अभिराज, अजय, समझ में आ रहा है तुम दोनों को? सर हाँ हितेश। sir, I was disconnected for 5 to 10 minutes. हाँ मैंने अभी वैसे बोला है कि क्वेश्चन नंबर 17 करना है पहले। हितेश वैसे तुम अपने नेटवर्क का थोड़ा सा चेक करो, मतलब काफी इशू आता है तुम्हारे नेटवर्क में, इवन मुझे आवाज भी काफी बार नहीं आती क्लियर। इफ पॉसिबल यू कैन हैव ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इट मे कॉस्ट 500 Yes sir, per month. it is there. तो फिर इतना इशू क्यों आता है? सर मीन्स पहले BSNL का लगाया था, फिर अभी जियो का लगाया, तो दोनों में ही प्रॉब्लम आता है थोड़ा थोड़ा। कहाँ पे रहते हो तुम? पारोला, जलगांव डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? अच्छा सर देयर इज अ टाउन पारोला इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक ठीक है, क्योंकि तुम्हारी आवाज भी मुझे बहुत रेयर आती है, तो हमेशा ही इशू कुछ आता है। ठीक है देख लो अब जो भी है, मतलब। और हालांकि इन्हीं ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर रहा था जो बोर्ड पे ड्रॉ किए, और बात कर रहा था इवन मैं थोड़ा सा IIT की। अच्छा तुम्हारा एक सेशन भी रखने वाले हैं परसों, टेस्ट है तो शायद परसों से पहले तो नहीं रखते हैं, फिर अभी जो भी बच्चे भी IIT में क्वालिफाइड हुए, इस बार हमारा जो नंबर है डेफिनेटली अब तक का नासिक का रेजोनेंस का, जिसमें बात कर रहा हूँ लास्ट 6-7 ईयर्स जो भी हुए रिजल्ट देते हुए, बेस्ट नंबर है। फाइनल रिजल्ट आया है 26 स्टूडेंट हैव बीन क्वालिफाइड इन JEE एडवांस। टोटल 51 स्टूडेंट ने JEE एडवांस दिया था, क्लियर।
जेई मेंस से एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए थे 67 68 के अराउंड। इतने बच्चों में 51 ने जेई एडवांस दिया, बच्चों ने जेई एडवांस नहीं दिया क्योंकि कुछ बच्चों ने कुछ और दूसरे कॉलेज ऑप्ट कर लिए मेंस के थ्रू, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले गए। इवन जो बच्चा अपने यहाँ से सेकंड रैंक था मेंस में, सेकंड हाईएस्ट रैंक था, उसने खुद ने आईआईटी का एडवांस ही नहीं दिया, उसने ऑलरेडी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो 51 स्टूडेंट ने आईआईटी का एग्जाम दिया, उसमें से 26 बच्चे क्वालिफाइड हुए एडवांस, जो काफी अच्छा नंबर थे 26 स्टूडेंट। और 26 स्टूडेंट में भी मतलब कॉलेज अभी उनकी काउंसलिंग चल रही है। तो जो फर्स्ट रैंकर है मतलब सुमित, उसने कंप्यूटर साइंस लिया है, आईआईटी रुड़की शायद उसे मिला है अब तक सेकंड राउंड तक, 6 राउंड होते हैं काउंसलिंग के। प्रथम को मिला है आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब वो कॉलेज प्लस ब्रांच दोनों मैटर कर जाते हैं। तो डेफिनेटली सुमित चाहता तो आईआईटी बॉम्बे जा सकता था, बट उसे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे क्लोज हो जाता है ऑल इंडिया रैंक 60-70 पर ओपन कैटेगरी। तो कंप्यूटर साइंस काफी जल्दी क्लोज होता है। और प्रथम ने तो क्या वो लिया आपने बोला? क्या प्रथम ने कौन सा क्या लिया आपने बोला? प्रथम ने फाइनल किया है, मतलब अभी उसको सेकंड राउंड के बाद मिला था। आई डोंट नो कि उसने वो ब्लॉक किया है नहीं किया। एक्चुअली लॉक और फ्लोटिंग दो ऑप्शंस होते हैं, जो 6 राउंड तक चलता है वो पूरा। तो उसने जो भी सेकंड राउंड किया तो उसे अलॉट हुआ था, वो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे। और पारुल को मिला है आईआईटी कानपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन शुभम इज आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग। त्रिशा को आईआईटी खड़गपुर, कौन सा है कुछ तो इंजीनियरिंग था उसने बताया था। मतलब सेकंड राउंड क्या दिया अलॉटमेंट हुआ है, जो शायद अभी 2-4-5 दिन में फाइनल हो जाएगी कि क्या वो करने वाले हैं। जनरली सेकंड थर्ड राउंड के बाद सर अभी सेकंड राउंड क्या 7 आईआईटी कॉलेज ओपन हुआ है। कब हुए? मतलब 4-5 दिन हुए, न्यूज आई थी आईआईटी और ट्रिपल आईटी दोनों के। ठीक है, मतलब ओपन करेंगे ऐसी न्यूज आई होगी, ओपन हुआ ऐसी तो नहीं आई होगी। तो टोटल अभी 23 आईआईटीज है। 23 आईआईटीज में मेनली जो 7-8 पुराने आईआईटीज हैं वो डेफिनेटली मच बेटर है नए आईआईटीज हैं। मतलब आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी चेन्नई, एक आईआईटी कौन सा मैं मिस कर रहा हूँ, धनबाद, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, एक मिनट मद्रास, बॉम्बे दिल्ली के बाद कानपुर, चेन्नई, खड़गपुर, रुड़की, एक आईआईटी कौन सा मिस कर गया सेवन में? धनबाद। बट वो आईएसएम था। ठीक है चलो, तो 8-6-7 आईआईटीज हैं जो पुराने हैं। आईआईटी बीएचयू जो थोड़े बेटर है इन कंपैरिजन टू न्यू आईआईटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, डिस्कस करें हम। कितने लोगों का आंसर आ गया? अच्छा, मुझे हर्षिता का मैसेज था शायद, हर्षिता नहीं, किसने मैसेज किया था सर? वो आईआईटी में क्या होता है उसके बारे में बताने के लिए, मैं भूल गया। सर मैंने किसका मैसेज था? दर्शना का। हाँ, दर्शना का था मैसेज कि सर वो आईआईटी के बाद क्या होता है, मतलब कौन सी लाइन होती है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करना। डेफिनेटली उसके बारे में मतलब तुम्हें गाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम, जैसे जब जब डिस्कशन होगा, स्पेशली जब तुम्हारा सेशन होगा इन बच्चों के साथ, थोड़ा सा वो भी तुम्हें इंटरेक्ट करेंगे। बट काफी बार ये होता है, हम जब आईआईटी का एग्जाम देते हैं तो हम सिलेक्ट नहीं करते हैं कि हमें ये ब्रांच ये कॉलेज चाहिए, हमारी रैंक वो डिसाइड होता है हमारी रैंक पर। तो बहुत ऑलमोस्ट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग होती है आईआईटी से अलग अलग फील्ड में। तो हर किसी का एक अपना अलग वो है। मतलब तुम्हें एक इन जनरल ये बता सकता हूँ मैं भी, आईआईटी से तुम कोई सा भी इंजीनियरिंग कर लो, मतलब वो मैटर ये नहीं करता है कि तुम कौन सा इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम आईआईटी में पढ़ रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। 70 to 80% of the student they do not go in the core sector. Core means if somebody is doing mechanical engineering तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही जॉब करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब ऐसा नहीं होता है 70 to 80% केसेस।
70 to 80% स्टूडेंट दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर आईआईटी एआई क्यों पढ़ा? तो पता है, तुम जब आईआईटी में 4 साल पढ़ते हो तो 4 साल में तुम बजाय सब्जेक्ट कोर नॉलेज के, मतलब सब्जेक्ट तो हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं बोलूं कि आईआईटी में पढ़ना नहीं पड़ता, बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। जीपे भी टफ होता है लाना, ऐसा एकदम इजी नहीं होता है, थोड़ा टाइम देना होता है। जितना भी पढ़ रहे हो उतना तो नहीं, थोड़ा कम पढ़ना होता है, बट पढ़ना तो होता है। क्लियर? हम वहां पर 4 साल जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जो पीयर ग्रुप होता है हमारा, जिस टाइप के डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो लेबोरेटरी फैसिलिटी होती है और जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे हमारी जो थॉट प्रोसेसिंग डेवलप होती है वो ज्यादा मैटर करता है। शायद मैंने तुम्हें ये बात शेयर की होगी पहले, मैं फिर से करता हूँ। मुझे आज भी ध्यान है, जब हम आईआईटी में फर्स्ट डे गए, डीन ऑफ स्टूडेंट के साथ हमारी मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में जो डीन थे उन्होंने एक ही वर्ड बोला था, बोले हम कभी नहीं चाहते हैं कि जब भी तुम 4 साल के बाद आईआईटी से पास आउट हो तो एक बहुत अच्छे इंजीनियर निकलो, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन के निकलो। हम हमेशा ये चाहेंगे इंजीनियरिंग के साथ साथ तुम यहाँ पे लाइफ की दूसरी स्किल्स भी एक्सप्लोर करो। तुम्हारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू एनीथिंग, तुम्हारा इतना थॉट प्रोसेसिंग इतना डेवलप होना चाहिए कि तुम उस प्रॉब्लम को इजीली फेस कर सको, इजीली उसका सोल्यूशन निकाल सको। मतलब एक ऑलराउंडर बनो, कहीं भी तुम्हें किसी भी फील्ड में जॉब करने को मिल जाए, तुम उसमें एक्सेल कर सको। और एक्चुअली ऐसा होता भी है। यदि मैं तुम्हें डाटा बताऊंगा, आईआईटी से जो सबसे अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस को हटा दो, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होते हैं जो कोर में जाते हैं, जिसका काफी अच्छा स्कोप भी है, गूगल, फेसबुक, ये सब अच्छी अच्छी कंपनीज है, एनवीडिया एंड ऑल। तो वहां पर वो प्लेसमेंट होता है उनका, जिसमें अच्छा सैलरी भी मिलती है और अच्छा मतलब ऐसा है कि थोड़ा क्रिएटिव जॉब भी बोल सकते हो। बाकी मैक्सिमम जो दूसरे इंजीनियरिंग है, यदि तुम उनमें मैक्सिमम सैलरी देखोगे तो एनालिस्ट का जॉब, फाइनेंस बैंकिंग का जॉब। फाइनेंस बैंकिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, तुम्हें जो फाइनेंस मतलब एक बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, एक तो नॉर्मल बैंकिंग होती है, हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारी बैंक। एक होती है फाइनेंस बैंक, वो मार्केट में लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं। वो म्यूचुअल फंड हो गए, मार्केट हो गए, पूरे वर्ल्ड में कौन सा पर्टिकुलर कंपनी है जो अच्छा कर रही है, किसके शेयर अच्छे कर रहे हैं, उसका एनालिसिस, उसका ग्राफ अप डाउन, मतलब एक थॉट प्रोसेसिंग की क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये सारी चीजें होती है जिनमें बहुत अच्छे अच्छे जॉब के ऑप्शंस होते हैं। ऐसा है। तो काफी जो नॉन कोर कंपनीज होती है जिसमें अच्छी सैलरी वगैरह भी मिलती है और जॉब भी इंटरेस्टिंग होता है, वो इस टाइप के जॉब्स होते हैं, एनालिसिस का, फाइनेंस का, ऐसे अलग अलग फील्ड होती है, बहुत सारी चीजें। तो मैटर ही नहीं करता है कि तुम क्या कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैटर सिर्फ ये करता है कि तुम आईआईटी से कर रहे हो। वो टेक और वो 4 साल जो तुमने वहां पे सोचा समझा, जो अपनी थॉट प्रोसेसिंग डेवलप किए, उसके बाद तुम कहीं भी चले जाओ, किसी फील्ड में जॉब करने चले जाओ, तुम्हें एक एडवांटेज देता है। एक तो नाम का तो एडवांटेज देता ही है, प्लस तुम डेफिनेटली और दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत अलग हो जाते हो। सोचने की कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस लाइफ में, वो सब कुछ एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए चले जाते हैं। जब तुम आज यदि डाटा निकालोगे ना, लास्ट 15 सालों में कितने बच्चे आईएएस बने हैं, कितने आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, आईएफएस बने हैं, उसमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ 60 to 80% स्टूडेंट आईआईटीएंस हो, जिनका बैकग्राउंड आईआईटी से हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। मतलब एमबीए के लिए चले जाओ, आज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें अच्छे पोस्ट पे जो टेक्निकल फील्ड में है, मैनेजमेंट फील्ड में है, वो तुम्हें आईआईटीएन ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ कोर में जॉब करोगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दर्शना, कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन, मतलब कौन कौन सी फील्ड होती है, ये तो हम तब चूज करते हैं जब हमारी रैंक आ जाती है, और वो भी हम नहीं चूज करते, रैंक हमें चूज करती है कि तुम्हें यहाँ जाना है। ऐसा है, जो बेस्ट ऑप्शन है हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी मिल जाता है। मतलब तुम बच्चों से पूछोगे तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो हर कोई बोलेगा कंप्यूटर साइंस, आईआईटी बॉम्बे। बट डेफिनेटली 10 लाख बच्चों में 60 बच्चों को आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिलता है, ऑल इंडिया रैंक 60 पर। तो हमारी रैंक काफी बार डिसाइड करती है कि क्या होता है। जब काफी बार ये होता है कि हमारी रैंक चलो 1200 रैंक है, 1200 रैंक पे क्या क्या ऑप्शन है, तुमने मुझे 10 ऑप्शंस बताए, 5 ऑप्शंस बताए, मैं तुम्हें अरेंज करके बता सकता हूँ कि ये ऑप्शन इससे बेटर है। आईआईटी सारे ही बहुत अच्छे हैं, बट अब उनमें रिलेटिवली ऑर्डर बताया जा सकता है। और फिर काफी बार अपनी चॉइस पे भी रहता है, नहीं हमें तो कोडिंग ही करनी लाइफ में, हमें तो कोडिंग करनी ही नहीं है, तो फिर उस पर भी डिपेंड कर जाता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए। तो टाइमली तुम्हें इन चीजों के बारे में बताया जाएगा। अभी हम उस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिस्कस करें तो वो मतलब कोई उससे कोई लेना देना नहीं है,
कि काफी बार हम डिस्कस कर भी ले, हम सोच भी ले और हमें जो रैंक है उससे कुछ और मिल रहा हो। मतलब मैंने कभी पहले 12th तक ऐसा नहीं सोचा था कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग करूंगा आईआईटी से। तो मेरी रैंक थी 1100 रैंक, ऑल इंडिया रैंक, तो 2006 में उस रैंक पे मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिला। तो जो भी बेस्ट ऑप्शन थे मैंने फिल किया, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिल गया। और केमिकल इंजीनियरिंग शायद मेरी लाइफ में इतना काम नहीं आ रहा है, बट हाँ वो 4 साल जो मैंने अपने थॉट प्रोसेसिंग डेवलप की वो मुझे काम आई, मतलब यहाँ पर भी या कहीं पर भी या किसी भी इंस्टीट्यूट, तो वो थोड़ा ज्यादा मैटर कर जाता है। चलो, और तुम्हारा एक सेशन भी रखेंगे जैसा मैंने बताया उन बच्चों के साथ, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि 2 साल में उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे अप डाउन आए और क्या चीजें उन्होंने गलत की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें उन्होंने सही की। वो सब कुछ एक पूरा 1 से 2 घंटे का सेशन रखेंगे प्रॉपर, जिसमें तुम अपने क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हो। पहले वो अपने एंड से बता देंगे, फिर तुम अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ये सेशन ऑनलाइन ही होगा अभी तो। सर आईआईटी में जाने के बाद भी पढ़ना पड़ता क्या क्या बोल रहे हो अजय? आईआईटी में जाने के बाद भी पढ़ना पड़ता है। तो आईआईटी में जाने के बाद पढ़ना पड़ता है, डेफिनेटली पढ़ना पड़ता है, बट हाँ तुम अभी, हम तुम्हें बोलते हैं 4 घंटे के 5 घंटे के लेक्चर हुए, 4.5 आवर के लेक्चर हुए लेट से, जो ऑफलाइन में होते हैं। एटलीस्ट यू नीड टू स्टडी फॉर 6 to 7 आवर मिनिमम। 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, बट 6 से 7 घंटे मिनिमम पढ़ना है। मतलब 4 और 6, 7, 10 घंटे टोटल मान लो तुम। आईआईटी में जाने के बाद तुम्हें 10 घंटे तो नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ लेक्चर तुम दिन में 2 घंटे के एवरेज लेक्चर लगाओगे, 2 से 3 घंटे के, लेबोरेटरी वगैरह जो मेनली रहती हैं। और उसके बाद तुम 1 घंटे से 2 घंटे भी एवरेज पढ़ लोगे। डेली नहीं पढ़ते, बट मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। एग्जाम में तुम 10 घंटे भी पढ़ोगे, एग्जाम के बाद तुम आधे घंटे भी नहीं पढ़ोगे, तो एवरेज तुम 1 से 2 घंटे भी पढ़ लोगे बजाय 6 घंटे 10 घंटे के। मतलब टोटल 3 to 4 आवर, दैट विल बी मोर देन इनफ इंक्लूडिंग लेक्चर्स। तो ऐसा नहीं है नहीं पढ़ना पड़ता है, 10 घंटे की जगह 4 घंटा करना पड़ता है क्लास लेक्चर लगाकर। और वहां पे प्रेशर नहीं होता है इतना। यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ पर हमें सिलेक्शन या रिजेक्शन की बात आ जाती है कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। वहां पर यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। होगा क्या, सीजीपीए 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, सीजीपीए थोड़ा अप डाउन हो जाता है, जो उसका फर्क पड़ता नहीं है सीजीपीए से। हाँ कुछ मैसेज भी हैं। हितेश का मैसेज था काउंसलिंग कहाँ पर होती है? काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, घर पे बैठे बैठे करना होता है सब कुछ। पीयूष का मैसेज था सर आपको कौन सी ब्रांच मिली थी आईआईटी में? आई हैव डन केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक 4 ईयर कोर्स। 2 कोर्सेस होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, 4 ईयर एंड 5 ईयर। वेदांत का मैसेज सर व्हाई यू चूज टीचिंग एज योर प्रोफेशन? मैंने टीचिंग क्यों चूज की? 2 रीजन थे। एक तो मैं एक्चुअली आई डिड job in Reliance Petrochemical, one of the largest refinery in world at जामनगर। तो जामनगर प्लांट में मतलब मेरा जो फर्स्ट जॉब था रिलायंस में लगा था, और डेफिनेटली कोर केमिकल इंजीनियरिंग जॉब था जो मैंने पढ़ा था 4 साल। उसी से रिलेटेड सारी चीजें थी, पेट्रोलिंग, रिफाइनिंग, रिएक्टर्स, बैच प्रोसेस, मतलब जैसा पढ़ाया गया था। थर्मोडायनेमिक्स उसमें यूज था, हीट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एंड ऑल, कैसे उस एनर्जी को सेव किया जाए, वो सारे काम होते थे वहां पर। बट लाइफ में जो चाहता था, मैं कभी भी ऐसा जॉब नहीं चाहता था कि मैं ऐसी जगह रहूं जहां लोगों से इंटरेक्शन कम। जॉब वाज इंटरेस्टिंग, बट जब तक मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता हूँ वो थोड़ा मुझे बेटर फीलिंग नहीं देता। मैं आईआईटी दिल्ली में जब था, मैं पार्ट टाइम टीचिंग करता था स्टार्टिंग में, नो डाउट। जब मैंने शायद 3rd ईयर में कुछ 1-2 बच्चों को पढ़ाया तो स्टार्टिंग में चलो ये लगा हाँ पॉकेट मनी आ रही है। बट फाइनल ईयर में मुझे वो जॉब एक्चुअली पसंद आने लगा, तो मुझे काफी बेटर लगा कि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अपना जो कंटेंट मेरे अंदर है वो अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ, बच्चे सेटिस्फाइड है। मतलब 3-4 चीजें थी जो मुझे काफी अट्रैक्ट कर रही थी ऐसा। तो जब मैं जामनगर गया, प्लांट था वहाँ पे काफी तकरीबन पूरी रेसिडेंशियल कॉलोनी थी, काफी सब कुछ फैसिलिटी थी। स्टिल मुझे एक जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये लग रहा था कि मेरा लाइफ में भी यही रहेगा तो मैं इंटरेक्ट ज्यादा लोगों से नहीं कर पाऊँ, इसलिए मैं फाइनली फिर इस प्रोफेशन में आ गया। मुंबई गया मैं, जामनगर से मुंबई में था फॉर 8 इयर्स, 2011 to 2018 स्पेस, मतलब आईआईटी स्पेस में था मैं वहां पर।
2018 से मैं नासिक रेजोनेंस में हूँ। तो ये तो चॉइस थी और डेस्टिनी भी बोल सकते हो, मुझे अच्छा भी लगा, किस्मत से सब कुछ फिट होते गए चीजें। सिमरन का मैसेज था सर एमबीए कैसे, एमबीए कैसे, देखो ऑलमोस्ट मुझे लगता है यदि हम कंप्यूटर साइंस वालों को छोड़ते हैं तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो एमबीए की तरफ जाते हैं आफ्टर बीटेक। और एमबीए की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि एमबीए के बाद जो हमें जॉब मिलता है, एक कंपनी में हम एज अ इंजीनियर काम करें, एक कंपनी में एज अ मैनेजर काम करें, तो नो डाउट मैनेजर प्लस इंजीनियर, मतलब हमें इंजीनियरिंग की भी समझ है, साथ में हम मैनेजरिंग हमने वो भी किया है, तो सैलरी वाइज बेटर होता है। फर्स्ट रीजन जो मेजर रीजन है। सेकंड रीजन हमारी पोस्ट डेफिनेटली बेटर होती है, काम थोड़ा सा बेटर होता है, तो यार मतलब इसलिए लोग एमबीए के लिए चले जाते हैं। और मास्टर्स करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है काफी बार, इफ यू आर इन लाइक इन जॉब। हाँ जैसे मैं टीचिंग में, तो मुझे मास्टर की रिक्वायरमेंट कभी नहीं है, बट मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैक्सिमम जो जॉब में है मास्टर्स किया है इन लोगों ने। प्रशांत का मैसेज था कंप्यूटर साइंस को छोड़कर और कौन सी इंजीनियरिंग अच्छी होती है। ऑल इंजीनियरिंग आर गुड, इट डिपेंड्स ऑन आवर इंटरेस्ट। तुम्हें कोई एकदम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट की नहीं, मुझे तो सिविल इंजीनियरिंग करना है, बचपन से सोच रखा है, हमारे लिए वो भी बेटर है। जिसमें हमें इंटरेस्ट हो वो इंजीनियरिंग बेटर है। सारी इंजीनियरिंग अच्छी होती है, कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इंजीनियरिंग अच्छी खराब है। हमें किस चीज में इंटरेस्ट है। तुम में से तुम अभी 40 स्टूडेंट्स हो क्लास में, 40 में से हो सकता है 10 बच्चों को केमिस्ट्री अच्छा लगे, 10 को फिजिक्स अच्छा लगे, 10 को मैथ अच्छा लगे। किसी को केमिस्ट्री में एटॉमिक अच्छा लग रहा है, किसी को केमिस्ट्री में हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स अच्छा लगे, हर किसी का अपना अपना लाइक हुआ हो सकता है। तो ये एकदम सब्जेक्टिव थिंग है कि कौन सा इंजीनियरिंग अच्छा होता है। हाँ तुमसे ये पूछ रहे हो किस इंजीनियरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो मैं जरूर रिलेटिव बता सकता हूँ। कंप्यूटर साइंस, देन इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल, देन केमिकल, देन सिविल, देन टेक्सटाइल, तो जनरली रिलेटिव ऑर्डर है जॉब, जिसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर है। पीयूष का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर कभी बाद में दूंगा। पीयूष, दर्शना ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली हैं? गुड क्वेश्चन। इसका आंसर तो पता नहीं, मुझे भी, मोदी जी को भी नहीं पता होगा अभी कब स्टार्ट होंगी। हमें हमेशा लगता है कि शायद 15 डेज 1 मंथ में होगी, बट अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि दिवाली के बाद से शायद कुछ परमिशन मिले, बट आई कांट से एनीथिंग। तो कोविड सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल जरूर हुई है, बट एकदम खत्म हो गई है ये नहीं बोल सकता हूँ। तो दर्शना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी नहीं पता। फिर हितेश का क्वेश्चन था सर आईटी स्पेस भी अच्छा है, ये बता रहा है हितेश, आप पूछ रहा है, पूछ रहा है तो आईटी स्पेस मुंबई का मतलब अच्छा है, मुंबई में शायद बेस्ट ऑप्शन वही था, बट नासिक में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, नासिक का मुझे पता है। पूछ रहा हूँ स्पेस एकेडमी ना, हाँ हाँ, नासिक वाला ऑप्शन डेफिनेटली नॉट बेटर। और अभी प्रेजेंट सिनारियो में जैसा मुझे फील होता है, या चलो मुझे छोड़ो, तुम अपना एक्सपीरियंस, तुम्हें काफी है रेजोनेंस का जो टीचिंग है, टीचर्स हैं, प्लस जो मटेरियल है, मटेरियल तो नो डाउट हमेशा से बेस्ट रहा है पूरे इंडिया में। इफ वी गो फॉर द इंजीनियरिंग, यहाँ पे जो बुकलेट्स डीपीपी वगैरह है, उसमें जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है पूरे इंडिया में। नॉट इन नासिक, वो तो पूरे सेंट्रलाइज है, बट इवन कोटा में भी। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, रेजोनेंस इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है 2001 से, जो सबसे पुराने इंस्टीट्यूट में से है। तो क्वेश्चंस, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है रेजोनेंस में जिसने सिर्फ और सिर्फ मतलब बुकलेट्स पे ही फोकस करना होता है। दे आर हाईली एक्सपीरियंस टीचर, और उनकी सैलरी इवन मैं तुम्हें बता दूं 1 CR तक है, 1 करोड़ पर ईयर तक है, जिन्हें सिर्फ मटेरियल्स पे ध्यान देना होता है। तो काफी रेजोनेंस अपना इनपुट देता है इन चीजों में। रही बात टीचर्स की, यू बेटर नो टीचर्स कैसे हैं, अब तक तुम्हें पता होगा। रिजल्ट तुम्हारे सामने है, मतलब इस बैच को मैंने 2 साल पढ़ाया है, मनीष सर ने 2 साल पढ़ाया है, जो रिजल्ट आया है तो ये मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। मानसी का क्वेश्चन है, अदर स्टूडेंट हु क्वालिफाइड मेंस व्हाई ऑप्टेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। मानसी, ये फॉरेन यूनिवर्सिटी का मैं एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताता हूँ। फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर हम वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं यूएस का बताऊँ, यदि हम यूएस में कहीं से भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमें जॉब इजीली मिल जाता है। क्या वो जॉब इंडिया में जो जॉब है उनसे बेटर है? ऐसा नहीं कह सकते कि उनसे बेटर है, बट हाँ वहां पे हमें जो सैलरी मिलती है वो मिलती है डॉलर्स। तो डेफिनेटली जब तुम डॉलर्स में कमा रहे हो तो रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो वो शायद मिनिमम सैलरी, यूएस में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम सैलरी यदि कोई बाहर से आके जॉब कर रहा है दूसरे कंट्री से, मिनिमम सैलरी 60 लाख पर एनम होनी चाहिए।
तब डॉलर से मैं जब रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्लियर? तो सैलरी जब डॉलर्स में मिलती है, ज्यादा सेविंग पॉसिबल है, ज्यादा कमा सकते हो, एक एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये होता है फॉर 4 ईयर ग्रेजुएशन एटलीस्ट यू नीड टू स्पेंड 1.5 to 2 CR, 1 to 2 CR इतना तुम्हें स्पेंड करना होता है। काफी बार पेरेंट्स के पास इनकम अच्छा है, हमारे पास रुपए है, उनकी ऐसा है कि नहीं हमें बच्चे को बाहर ही भेजना है, तो फिर वो उसके लिए भेज देते हैं। बट वहां पे इंजीनियरिंग IIT से बेटर होती है? डेफिनेटली नॉट, ऐसा नहीं। तो फॉरेन जाने का सबका अपना अपना एम रहता है, किसी को है कि हमें तो फॉरेन में ही सेटल होना है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके पास रुपया भी कि हमें रुपया है, हमें 2 करोड़ हम फीस दे सकते हैं, तो हमें सेटल होना है। देन देवेश का क्वेश्चन था IIT में एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी के कोर्सेज हैं क्या? एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड कुछ कोर्सेज हैं, इसके डिटेल्स वगैरह में बताएंगे जब काम आएगा। सिविल में फाइनेंसिंग ज्यादा होता है ना? नॉट नेसेसरी साक्षी। समर्थ का था सर एरोस्पेस में क्या स्कोप है? एरोस्पेस में इंडिया में ऐसा अभी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली शायद कुछ फ्यूचर में या इंडिया के बाहर थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। सिर्फ हम बीटेक कर ले तो कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, उसमें मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है एरोस्पेस। ठीक है, बाकी कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे, अभी मैं इतना तो आंसर नहीं दे रहा हूँ। हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं पहले, ताकि ये 2 क्वेश्चन डिस्कस कर ले आज। सेवनटीन क्वेश्चन किसी का डाउट है? यस सर। ठीक है, बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अटेंडेंस भी चलो, अटेंडेंस हो गई मेरी। P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimally thickness dr at a distance r from the nucleus. The volume of the shell is 4 pi r square dr, जो हमने लिया ही था, मैंने बोला था 4 pi r square dr, कभी कभी dr भी लिखा होता है, जो कंप्लीट होता है बेसिकली। The qualitative sketch of the dependent of probability on r, हमें प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बताना है, तो ये तो हमें पता है, ऑल प्रोबेबिलिटी लास्ट ग्राफ, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी लास्ट ग्राफ दे स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो या तो ग्राफ बी होगा या डी होगा, बी और डी में से एक ऑप्शन होगा। किसके लिए? 1s के लिए। 1s में कितने रेडियल नोड होते हैं? 0 रेडियल नोड। तो 1s के लिए 0 रेडियल नोड, लास्ट ग्राफ डी ऑप्शन। ग्राफ कैसा होता है हमारा 1s का? कुछ ऐसा होगा, इस टाइप से। बी ऑप्शन में दे रखा है उसको एग्जैक्टली सर्कल टाइप, और ओरिजिन पे टच कर रखा है, बट वो ओरिजिन पे टच नहीं होगा ना, टेंडिंग टू 0 होगा, जैसे डी में दे रखा है टेंडिंग टू 0। इज दैट ओके? 17 1s का लास्ट ग्राफ पूछा गया है। यस सर। जो हमने लेक्चर नोट्स में भी ड्रॉ किया है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। सर वॉल्यूम क्यों दिया फिर उन्होंने? क्या सर ये वॉल्यूम का ग्राफ है क्या? वॉल्यूम क्यों वॉल्यूम दिया? नहीं, वॉल्यूम तो इसलिए दिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में तुम वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तब प्रोबेबिलिटी आएगी ना। सर ये आर जो स्क्वायर पी है, प्रोबेबिलिटी अपॉन सर ये जो पी प्रोबेबिलिटी एक्चुअल है क्या? एक्चुअल प्रोबेबिलिटी? एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम। सर 15th one below ना डाउट। कौन सा 15? एक मिनट रुक जाना, 15 में रैंडम बीच में कैसे लूंगा? मुझे 18 19 20 क्या ये भी अटेंड किया है तुमने? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया था, क्वेश्चन अटेंड किया है क्या? नो सर। चलो फिर मैं 15 बता देता हूँ। 15 बोल रहे हो ना? मैं 15 एंड 16 दोनों क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, पढ़ लो एक बार। 15 एंड 16 बोथ द क्वेश्चन, जस्ट पहले पढ़ लो, 15 क्वेश्चन पढ़ लो पहले। सर मैंने भी आपको एक व्हाट्सएप पे सेंड किया था, आपने बोला था लेंगे लास्ट में।
चलो हाँ वो 16 क्वेश्चन ही तो था प्रीति, इसलिए तो तेरे व्हाट्सएप क्वेश्चन देख के ही मुझे 16 ध्यान आया, वही था ना? नहीं, थोड़ा डिफरेंट था। मुझे क्या ध्यान है, वही क्वेश्चन था, चेक कर लेता हूँ मैं। 16th ना, सॉरी, वही क्वेश्चन है प्रीति, जेई 2015 का 16 क्वेश्चन तो सेंड किया था तूने, इवन लिखा हो भी उस पे भी और इस पे भी, देख एक बार और। किसका अनम्यूट है? रोहित प्लीज म्यूट योरसेल्फ। n इक्वल टू 4, l के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया है, l कैन बी एनीथिंग, थर्ड क्वांटम नंबर इज -1 और +1, लास्ट क्वांटम नंबर इज -12। 15 क्वेश्चन में हमें पूछा है इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग दिस पॉसिबल वैल्यूज। चलो l पे कोई कंडीशंस नहीं दी है ना, n इज गिवन फॉर थर्ड क्वांटम नंबर मोड ऑफ 1 दैट इज -1 एंड +1 कैन बी एनीथिंग, लास्ट क्वांटम नंबर इज -1। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या l 0 पॉसिबल है और l इक्वल टू 0 n कैन नॉट बी -1 एंड +1, ये पॉसिबल नहीं है। l इक्वल टू 1 पॉसिबल है, यस, l इक्वल टू 2 पॉसिबल है, l इक्वल टू 3 पॉसिबल है। तो l इक्वल टू 1 के लिए m -1 +1 पॉसिबल है, 2 के लिए -2 2 +2 -1 +1 इंक्लूड हो गए, 3 के लिए भी पॉसिबल है। तो n इक्वल टू 4 के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ l इज 3, 4 नहीं लिखेंगे ना क्योंकि वो n इक्वल टू 4 के लिए l फोल्ड नहीं हो सकता है। तो ये 3 सबशेल, ये डिनोट करता है ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल फॉर दिस, 2 फॉर दिस एंड 2 फॉर दिस, तो टोटल 6 ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास। क्लियर? -1 +1 p सबशेल, d सबशेल एंड f सबशेल के। अब 6 ऑर्बिटल में हमें 6 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 विद -12 and 6 electron with +12. We have total 12 electrons in 6 orbital. हमें सिर्फ -12 वाले रिपोर्ट करने, आंसर इज 6। Is that okay? 15? Yes, sir. 15th question, in an atom the total number of electrons having this quantum number. तो ये जो पॉसिबल क्वांटम नंबर है 6 ऑर्बिटल के लिए, 6 ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन्स, 6 -12 के, 6 +12 के, हमें -12 वाले रिपोर्ट करने हैं। हम आते हैं H माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 ग्राउंड स्टेट का। हम जाएं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर, 1s1 2s1, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट 1s1 2p1, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। समझना 1s is the minimum possible energy level, 1s के बाद 2s 2p 3s, ये ग्राउंड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हो गया और सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये हो गया। अब क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट? सेकंड एक्साइटेड स्टेट है 2p। अच्छा, डीजेनरेसी का मीनिंग क्या होता है? क्या लिखा रखा है? द वर्ड डीजेनरेसी मींस सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स, लिखा है या नहीं लिखा है आप तक? नो सर, नहीं सर, नहीं लिखा। चलो अभी लिख लेते हैं हम इसको। डीजेनरेट मींस सेम एनर्जी, डीजेनरेट और डीजेनरेसी सेम एनर्जी ऑर्बिटल।
अच्छा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? एक से ज्यादा। क्या मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो एनर्जी है ये डिपेंड करता है दोनों पर, n प्लस एल रूल पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एसिम्पल क्वांटम नंबर। मतलब कि हमें अबव प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं जो सेम एनर्जी के होते हैं? 3. 3. आंसर इज 3 फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल 3। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्ड डिजेनरेसी पता होना चाहिए। हाँ, अब तुम मुझे बताओ, इसका तुमने डिजेनरेसी बताया 3, क्या तुम बता सकते हो उसी क्वेश्चन में हाइड्रोजन का डिजेनरेसी 9 दे रखा है? ऐसा क्यों दिया है? व्हाई डिजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन इज 9 फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट? सेकंड एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन का डिजेनरेसी 9 है, व्हाइल H माइनस का 3 है। ये मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसके लिए अबाउ प्रिंसिपल वेव मैकेनिकल मॉडल एप्लीकेबल होगा। ये हाइड्रोजन थ्योरी है, बोर्स मॉडल इज मोर एप्लीकेबल फॉर इट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है हाइड्रोजन के लिए सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट विल बी थर्ड ऑर्बिट, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिट, नॉट ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, 9 ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन एटम के लिए सारे के सारे 9 ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी हो जाएगा। डिजेनरेसी विल बी 9, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी। क्लियर? तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल है, और यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वेव मैकेनिकल मॉडल एप्लीकेबल है। ये भी मैं नोट करके लिखा देता हूँ, ये तो मैं लेक्चर नोट्स में लिखा था ना, ऊपर वाला पॉइंट। नोट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बोर्स theory gives better result। तो हम बोर्स थ्योरी यूज करेंगे, बट फॉर सिस्टम हैविंग मोर देन वन electron, n plus l rule, that is wave mechanical model is applicable। क्लियर? ध्यान रखना ना, काफी बार जेई में क्वेश्चन आए, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम है तो बोर्स थ्योरी का यूज करना है, एनर्जी कैलकुलेशन एंड ऑल जो भी कैलकुलेशंस हैं। And for atoms, ions having more than one electron, Only hydrogen. Wave mechanical model is useful. Hydrogen and hydrogen-like atom which contain single electron. Yeah? सर सेकंड क्वेश्चन भी बता दीजिए ना। सेकंड क्वेश्चन कौन सा? एक्सरसाइज 3 का, द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए। चलो बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो। सेकंड का ए पार्ट बता रहा हूँ ना मैं, काफी सिंपल सा है, बट हाँ उस लॉजिक पे बेस्ड हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किए। सर ये एक्सरसाइज 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्या? बताता हूँ, होमवर्क भी बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देख लो। The wave function has radial knot at r equal to r naught। तो r naught और a naught में रिलेशन बताओ। Node is defined when psi equal to 0। हमें वेव फंक्शन को 0 करना है नोड के लिए, इसको 0 कर देते हैं। अब ये 0 कब होगा? क्या ये क्वांटिटी कभी 0 होगी? नॉट पॉसिबल। कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नॉट भी 0 है, वो खुद 0 नहीं है कांस्टेंट, नॉन 0 वैल्यू।
ये क्वांटिटी जीरो होगी आउट ऑफ द एटम e टू द पावर माइनस r बाय 2a नॉट। जब तुम r को इंफिनिटी रखोगे ना तब ये जीरो होगी। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, इंफिनिटी मींस आउट ऑफ द एटम। तो आउट ऑफ द एटम साइज जीरो हो रहा है, वो तो नोड में काउंट भी नहीं होगा, अभी हमने देखा है। हम सिर्फ उन्हीं नोड को काउंट करेंगे जो एटम के अंदर होगा। अब आते हैं 2 माइनस r बाय नॉट पर। क्या ये क्वांटिटी जीरो हो सकती है? ट्राई कर लेते हैं। Yes. 2 माइनस r बाय नॉट जीरो, तो r आ रहा है 2a नॉट। यार r को 2a नॉट रखोगे तो ये क्वांटिटी जीरो होगी। तो हमें ये बोल रखा है रेडियल नोड का जो डिस्टेंस है दैट इज r नॉट, जहां पे ये जीरो होगा वो वैल्यू r नॉट है। तो फाइनल आंसर। बाय चांस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो लीनियर था, क्वाड्रेटिक होती तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते, r के दो वैल्यू आते जिसके लिए हमें नोड मिलता, जिसके लिए ये फंक्शन जीरो हो सकता था। इज दैट ओके? तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा हमें इस क्वांटिटी को जीरो करना होगा। क्लियर है अभी? सर वैसे भी ई रेस टू पावर समथिंग हमेशा पॉजिटिव आता है। ई रेस टू पावर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। हाँ, किसी का ही पावर पॉजिटिव होगा। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी जीरो होगी, वो भी r इक्वल टू इंफिनिटी। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जीरो। चलो, होमवर्क डेफिनेटली पूरा चैप्टर हो गया एक्सेप्ट दैट स्मॉल पार्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसके क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइज 1 में मिलेंगे। तो तुम्हारा डाउट डिस्कशन कब है पहले तो मुझे ये बताओ। डीसी क्लास कब है? अगले ट्यूसडे। अगले ट्यूसडे ना। तो पहले मैं डीसी क्लास का तुम्हें बता देता हूँ। डीसी क्लास में तुम्हारा जो डिस्कशन होगा एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में एक दो क्वेश्चन मुझे उसके दिख रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 आपने एक बार होमवर्क दिया था पार्ट 1 से, मतलब कुछ 5-6 क्वेश्चंस दिए थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 से लिमिटेड क्वेश्चंस दिए थे आपने। लिमिटेड दिए थे, अब अनलिमिटेड है, सब कुछ करना है। क्लियर? तो जो डीसी क्लास के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, और मेरे पार्ट पे जो होमवर्क है एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2। अब तुम्हें किस ऑर्डर में करना है ये समझ लेना। मेरी क्लास मंडे को होती है, ट्यूसडे को होती है। ट्यूसडे को होती है सर। तो तुम्हारा दोनों ही ट्यूसडे को डिस्कशन है। मॉर्निंग में मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, और आफ्टरनून में तुम्हारा डिस्कशन होगा एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो एक्सरसाइज 2 सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर के लिए नहीं है, वो उसके नेक्स्ट लेक्चर के लिए, मतलब नेक्स्ट वीक में ही होगा। बट सबसे पहले तुम्हें एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करना है। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। आपका एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 है ना? यस सर। हाँ, एक मिनट। एक्सरसाइज 1 में मैं तुम्हें वो वाला पार्ट बता देता हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो नहीं हुआ है, कौन सा सेक्शन है वो। एक्सेप्ट लास्ट सेक्शन, सेक्शन एच, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और एक काम करना, मैं और थोड़ा सा ऐड करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इतना तक दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा ज्यादा होगा नो डाउट। मेरे क्लास में डिस्कशन होगा एक्सरसाइज 1 एक्सेप्ट सेक्शन एच, एक्सरसाइज 2 अप टू पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन छोड़ देना। थोड़ा ज्यादा होमवर्क है बट अच्छी बात है, तुम्हें टेस्ट के लिए संडे को टेस्ट भी, उसके लिए प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फॉर डीसी सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री इंक्लूडेड नहीं है ना एग्जाम में? हाँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इंक्लूड नहीं है एग्जाम में, जहां तक पढ़ा है वहीं तक आएगा। चलो ठीक है।